ट्रांसमाइग्रेटेड इनटू वन पीस वर्ल्ड विद अ गिफ्ट पैक। अध्याय 246। ब्लेज बना मदारा। मौन। जमीन पर मरीन के सबसे मजबूत लड़ाकू विमानों की दयनीय स्थिति को देखकर कोई भी दर्शक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। उन्हें लगा कि यह मुकाबला धरती हिला देने वाला होगा, जिससे मरीन फोर्ड नष्ट हो जाएगा। लेकिन यह पूरी तरह से एकतरफा था। एक बेजोड़ उपलब्धि। व्हाइटबर्ड का चेहरा गंभीर था। वो गार्प और सेंगोकू को देख रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो अपने चरम पर भी यही उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। नीले आसमान को देखते हुए गैर्प ने आह भरी और उसके होठों के कोने से खून बहने लगा। सेंगोकू, मैं एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकता। मुझे कड़वी सच्चाई से सहमत होना पड़ा। मैं बूढ़ा हो गया हूं। सेंगोकू ने जोर से खांसना शुरू कर दिया और फिर सांस लेने के लिए हांफने लगा। भले ही तुम बूढ़े न हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसे हरा पाओगे। तुम्हें सचमुच मेरे चेहरे की परवाह नहीं है। दूसरी तरफ तीनों एडमिरल खून से लथपथ और भी बदतर स्थिति में थे। गार्प ने कहा, मुझे लगता है कि ब्लेज के पास ही उसके जैसे राक्षसी के खिलाफ जीतने का मौका है। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए वो निश्चित रूप से यहां है। आपको बस उसे बुलाना है। मुझे पता है, बस मुझे लगा कि वो हमारी परिस्थितियों को देखते हुए मदद करेगा। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लालची होगे सेंगोकू। तुम अविश्वसनीय हो। तुमने उसे युद्ध में भाग लेने से रोक दिया ताकि उसे कोई श्रेय न मिले। अब आप चाहते हैं कि वो बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना आपकी मदद करे। वो भी इंसान है। गार्प, ये मैं नहीं हूं। पांचों बुजुर्गों ने सख्त आदेश जारी किया है। तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो? सेंगोकू ने थूका। एक बार वही करो जो सही है। सेंगोकू ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। गार्प, मैं इस युद्ध के बाद सेवानिवृत्त हो रहा हूं। मैं भी। मदारा के हमले इतने शक्तिशाली थे। उनकी रक्षात्मक क्षमताएं उसके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर सकी। सेंगोकू अभी तक हमले से पूरी तरह से उबर नहीं पाया था, लेकिन उसने जल्दी से खुद को जमीन से उठा लिया। मरीन के फ्लीट एडमिरल के रूप में वो अपने पद को शर्मसार नहीं कर सकते। उनके पीछे पीछे गैर्प और 3 एडमिरल खड़े हो गए। अपनी बाहें क्रॉस करके मदारा ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा। ऐसा लगता है कि तुम लोग अभी भी डांस कर सकते हो। उस समय सेंगोकू दहाड़ा, ब्लेज, मुझे पता है तुम यहां हो। क्या तुम हम बूढ़ों को मरते हुए देखोगे? टस्क, आप मुझे दोष नहीं दे सकते सेंगोकू-सान। केंद्र में स्थित मैरिन फोर्ड बिल्डिंग से एक आवाज आई। ब्लेज अपने हाथों को पीछे की ओर करके सबसे ऊपर खड़ा था। उसकी मरीन केप, जिस पर पीठ पर न्याय शब्द छपा हुआ था, हवा में लहरा रही थी, जिससे लोगों को वीरता का एहसास हो रहा था। ये वाइस एडमिरल ब्लेज है। हम बच गए। हमारा सबसे शक्तिशाली मरीन वापस आ गया है। उनके यहां होने से हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्लेज की ओर देखते हुए सेंगोकू बोला, मैं जानता हूं कि तुम निराश हो। मेरे हाथ बंधे हुए थे, लेकिन मैं इसे ठीक करने जा रहा हूं। मैं आज के बाद रिटायर होने की योजना बना रहा हूं। मैं आपको अगले फ्लीट एडमिरल के रूप में नामित करूंगा, लेकिन विश्व सरकार आपको स्वीकार करेगी या नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। सेंगोकू को अपने दिल में पता था कि इस पद के अलावा मरीन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो ब्लेज को दिलचस्पी दे सके। वो हमेशा से ये बात जानता था, लेकिन उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ये शब्द सुनकर ब्लेज बस मुस्कुरा दिया। लेकिन दूसरी तरफ अकैनू का चेहरा बदसूरत हो गया है। वो हमेशा अगला फ्लीट एडमिरल बनना चाहता है। ऐसा करके ही वो अपना पूर्ण न्याय बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकता है। अपनी खून से सनी मुट्ठी भींचकर उसने ब्लेज की ओर आक्रामकता से देखा। दूसरी ओर आओकिजी और किजारू ने इस बात पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी कि उन्हें ब्लेज का फ्लीट एडमिरल बनना ठीक लगता है। बहुत समय हो गया व्हाइटबियर्ड। ब्लेज ने व्हाइटबियर्ड का अभिवादन किया, जबकि व्हाइटबियर्ड ने नाक भौं सिकोड़कर जवाब दिया, तुम्हें अवश्य ही होना चाहिए मदारा। ब्लेज ने तब मदारा को देखा, जो सुसानु के अंदर लकड़ी से घिरी हुई थी। आप अवश्य ही ब्लेज होंगे, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी, मदारा ने तिरस्कार के साथ उत्तर दिया। ब्लेज को यह स्वीकार करना पड़ा कि मदारा एक जन्मजात अभिनेता है, जिसके पास वर्षों का अनुभव है। उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं है। वो अपने किरदार को बखूबी निभाता है। लेकिन शीर्ष क्रम के मरीन को घुटनों पर लाने के लिए उन्होंने चक्र, हकी और प्राकृतिक ऊर्जा को उच्च स्तर तक जला दिया। फिर भी ये उस हद तक नहीं है कि उसने अपना सारा ईंधन जला दिया हो। और उसके पास अभी भी ब्लेज द्वारा दी गई स्वर्णिम ऊर्जा है। वो उसके साथ एक और शो कर सकता है। मेरा लक्ष्य मरीन नहीं है, ये तुम हो। तुम्हारा शीर्षक, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। मदारा की आवाज चारों ओर गूंज उठी। उचिहा मदारा, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। ये मेरे लिए ज्यादा उपयुक्त है। हाँ, अच्छा, आओ, मैं देखता हूं कि तुम्हें इसे पाने की ताकत है या नहीं। ब्लेज हंसा। वास्तव में वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मदारा का दिखावटी भाषण वाकई मजेदार है। कहीं से भी उच्च तापमान की नीली सफेद लपटें उठीं और ब्लेज को घेर लिया। ऐसे चरम तापमान के कारण मरीन फोर्ड पिघलने के संकेत देने लगा। इसके बाद लपटें ब्लेज के पीछे एकत्रित हो गई और आकार लेने लगी, जिससे नेटेरों के 100 प्रकार के गुआनिन बोधिसत्व के समान सैकड़ों हाथ बन गए। लेकिन ये रूप मदारा की लकड़ी शैली से भी बड़ा है। ये ऐसा है जैसे कोई ज्वाला देवता नश्वर दुनिया में उतर आया हो।
ये वाकई रोमांचक हो रहा है। मदारा का चेहरा उत्साह में बदल गया। शक्ति का एहसास हुआ। हालांकि वो ब्लेज को अच्छी तरह जानता है, लेकिन यह पहली बार है जब वो उसकी ताकत को इतने करीब से महसूस कर रहा है। वो ब्लेज को चोट तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन कम से कम वो संघर्ष का आनंद तो ले सकता है। अरारारा, क्या हमें यहां से चले जाना चाहिए? मुझे संदेह है कि मरीनफोर्ड उनके संघर्ष का सामना कर पाएगा। कुजान ने आह भरी, ब्लेज के हकी को करीब से महसूस करते हुए। ऐसी शक्ति, मैं जानना चाहता हूं कि उसने किस तरह का शैतानी फल खाया। किजारू बोला। व्हाइट बर्ड, समुद्री डाकू और मरीन दूर से देख रहे थे। ब्लेज के आते ही मरीन उत्साहित हो गए, और जब उसने अपनी शक्तियां दिखाई तो और भी ज्यादा भड़क गए। मदारा ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने ब्लेज पर हमला करने के लिए अपने कई हजार हाथों का उपयोग किया। इसके विपरीत ब्लेज ने उन्हें हकी से ढकने वाले सैकड़ों मुक्के भेजकर जवाब दिया। अधिकतम हकी के साथ शैतानी फल शक्ति कोई मजाक नहीं है। धमाका। उनके बीच की झड़प दुनिया के अंत जैसी थी। मरीनफोर्ड द्वीप दो भागों में विभाजित हो गया। एक छोर पर मदारा और दूसरे पर ब्लेज। ब्लेज के हर घूंसे से तेज लपटें निकलती थी, जो मदारा की हकी और सुसानु कोटिंग को घोल देती थी। कुछ सेकंड के बाद उसकी लपटें लकड़ी छोड़ने वाले हाथों को जलाने लगी। ये एक छोटी सी झड़प थी, लेकिन दोनों ने बिना पीछे हटे अपनी पूरी ताकत लगा दी। अध्याय 247, ब्लेज बना मदारा 2। हकी प्रवर्धित आक्रमणों के साथ ब्लेज की ज्वलंत मुट्ठियों ने मदारा के सुसैनो प्रवर्धित ट्रू के कई हजार हाथों पर धावा बोल दिया। ब्लू सुसैनो कवच विभिन्न भागों में टूट गया था। कुछ टुकड़े बचे थे जो सिर और कुछ हाथों पर लगे थे। ब्लेज को मदारा के चक्र, प्राकृतिक ऊर्जा और हकी की शक्ति का एहसास हो गया था, जो बार बार भरने के बाद लगभग खत्म हो गई थी। यह महसूस करते हुए उसने अचानक हमला रोक दिया। मदारा ने जमीन पर उतरने से पहले सुसैनो और ट्रू सेवरल थाउजेंड हैंड्स को नष्ट कर दिया। लड़ाई छोटी थी, लेकिन इसने मदारा को वो उत्साह दिया जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उनके अनुमान के अनुसार ब्लेज की ताकत 6-5 स्तर पर होनी चाहिए। केवल टेंटल्स जिनचुरिकी बनकर ही वो ब्लेज से बराबरी की लड़ाई लड़ने की शक्ति और ताकत हासिल कर सकता है। इसके बाद भी उसे उससे जीत मिलने का भरोसा नहीं था। मोबी डिक, व्हाइट बर्ड और उसका दल ब्लेज और मदारा के बीच हुई झड़प से स्तब्ध रह गया। उनकी झड़प आसमान छू लेने वाली थी। अगर ये जमीन पर हुई होती तो सब कुछ नष्ट हो जाता। मुझे पता है कि ब्लेज ताकतवर है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना शक्तिशाली होगा, एस ने जोर से कहा। ऐसी शक्ति तो बस भगवान जैसी थी। ये सुनकर मार्को और व्हाइट बर्ड चौंक गए। व्हाइट बर्ड ने पूछा, एस, क्या तुम ब्लेज को जानते हो? हाँ, लफी, साबो और मैं उसे बचपन से जानते हैं, एस ने जवाब दिया। लफी ने याद करते हुए कहा, उन्होंने हमें लड़ने की तकनीक भी सिखाई थी। बहुत समय हो गया है। यह सुनकर व्हाइट बर्ड हंस पड़ा। गुरारा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो एस की मदद करना चाहता है। क्या मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया? उसने सोचा कि एस की मदद करने के पीछे उस बदमाश के कुछ छिपे हुए इरादे हैं। समुद्री युद्धपोत गार्प, सेंगोकू, सुरु और 3 एडमिरल युद्धपोत पर खड़े थे। ब्लेज और मदारा के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद वे पीछे हट गए। लगभग कुछ भी नहीं बचा हुआ नष्ट हो चुके मरीनफोर्ड को देखकर सेंगोकू ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मरीन के फ्लीट एडमिरल के रूप में उन्होंने अपराधियों को मुख्यालय नष्ट करने की अनुमति देकर मरीन को शर्मिंदा किया। चूंकि पूरी दुनिया इस युद्ध को देख रही थी, इसलिए वो इस युद्ध के परिणामों की कल्पना नहीं कर सकता था। मरीन ने कुछ भी हासिल नहीं किया, बल्कि सब कुछ खो दिया। तुम कुछ नहीं कर सकते थे, सेंगोकू। हम बूढ़े हो गए हैं। अब समय आ गया है कि हम युवा पीढ़ी को मंच पर आने दें। गैर्प ने सेंगोकू की बात समझते हुए कहा। बाद वाले ने अपनी मुट्ठी ढीली कर दी और कठोर सत्य को स्वीकार कर लिया। वो जानता था कि ब्लेज मजबूत है, लेकिन इतना नहीं। इस तरह के शैतानी फल उत्पादन और हकी के परिश्रम ने उसे पसीना भी नहीं आने दिया। क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो ऐसे राक्षस से लड़ सके? केवल विश्व सरकार के पास ही ये शक्ति है, उसने सोचा, क्योंकि वह जानता था कि पांचों बुजुर्ग कितने शक्तिशाली थे। ब्लेज की महत्वाकांक्षा को देखते हुए उन्हें पता था कि उनके बीच लड़ाई अपरिहार्य थी। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और इसका दुनिया पर क्या असर होगा। अकैनो ने दूर खड़े ब्लेज को कठोर चेहरे से देखा। उसके विचार अज्ञात थे। इतनी ताकत, उन दोनों के बीच कोई भी हमला हमें भारी चोट पहुंचा सकता है। ऐसा लगता है जैसे वे अलग अलग स्तरों पर थे। किजारू ने पसीना पोंछते हुए टिप्पणी की। कुजान ने सहमति जताई। योंको के खिलाफ भी उन्हें ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वो कुछ हद तक उनके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते थे। विभिन्न समुद्री युद्धपोतों में सरदारों को स्थान दिया गया। हैनकॉक ने ब्लेज की ओर सितारों भरी आंखों और प्यार भरी नजर से देखा। जैसा कि मेरे आदमी से उम्मीद थी, वो बहुत मजबूत है। मिहोक की बाज जैसी आंखें युद्ध के इरादे से ब्लेज को घूर रही थी। अगर ब्लेज तलवारबाज होता तो वो पहले ही आगे बढ़ जाता और परिणामों की परवाह किए बिना उससे लड़ता। फुफुफु, जैसा कि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी से उम्मीद की जाती है,
वो बेहद ताकतवर है। डोफ्लेमिंगो हंसा, लेकिन चश्मे के पीछे उसकी आंखें अपनी पुरानी लड़ाई को याद करते हुए एक खतरनाक चमक के साथ संकुचित हो गई। उस समय युद्ध रोकने आए लाल बालों वाले समुद्री लुटेरे कुछ दूरी से मदारा और ब्लेज के बीच संघर्ष को देख रहे थे। क्या आप अभी भी युद्ध रोकना चाहते हैं? बेकमैन ने शैंक्स से पूछा। शैंक्स ने अपनी आंखें घुमाई। मुझे लगता है कि उनमें से कोई भी मुझे मुंह नहीं दिखाएगा, और अगर हम वहां गए तो हम सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। इसके अलावा मैं ब्लैकबर्ड की आभा को नहीं समझ पाया, जबकि व्हाइटबर्ड और एस सुरक्षित थे। हमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो यहां से चले जाए, इससे पहले कि ब्लेज हमें नोटिस करे। हाँ चीफ। उसका आदेश सुनकर रेड हेयर समुद्री डाकू तेजी से वहां से चले गए, इससे पहले कि अन्य लोग उन्हें देख पाते। ऐसा लगता है कि कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था, बेकमैन ने टिप्पणी की। हाँ, और सबसे बड़ा चर ब्लेज है। विश्व सरकार उसके जैसे किसी व्यक्ति को अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं देगी, लेकिन क्या उनके पास उसे खत्म करने की शक्ति है? आगे जो कुछ भी होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इस दुनिया का भविष्य निर्धारित करेगा। शैंक्स ने उत्तर दिया। उसकी आंखें दूर क्षितिज की ओर देख रही थी। जैसा कि अपेक्षित था, आप शक्तिशाली हैं, लेकिन यदि आपको लगता है कि आपने मुझ पर विजय प्राप्त कर ली है तो आप गलत हैं। ये कहते हुए मदारा की आभा तीव्र गति से फूट पड़ी, क्योंकि उसने ब्लेज द्वारा प्रदान की गई स्वर्णिम ऊर्जा का उपयोग किया। अचानक हुए इस विस्फोट से वहां मौजूद लोग डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके बीच लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। इस राक्षस के पास अभी भी अन्य तुरुप के पत्ते हैं। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। क्या वो इंसान भी है? पूरी मरीन और ब्लेसान से लड़ने के बाद भी उसमें अभी भी लड़ने की ऊर्जा है। वाइस एडमिरल ब्लेज के अलावा मुझे लगता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। मुझे संदेह है कि व्हाइटबर्ड भी उसका मुकाबला कर सकता है। सभी ने देखते हुए चर्चा की। मदारा के दिखावे को देखकर ब्लेज मन ही मन हंस पड़ा। उसने मदारा के साथ लड़ाई जारी रखने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाना चाहता था। यही बात मदारा पर भी लागू होती है। फिर भी उसे मदारा के साथ एक शो करना पड़ा और लड़ाई को समाप्त करने के लिए एक वैध बहाना दिखाना पड़ा। जैसे कि मदारा के भड़कने के जवाब में ब्लेज मुस्कुराया। चूंकि आपको लगता है कि आपके पास अभी भी मौका है, इसलिए मैं उस विचार को कुचल दूंगा। ये कहते हुए ब्लेज ने अपना मैक्स कॉन्करर का हकी चलाया, जो 100 फीट अंक तक पहुंच गया। भन भनाना। एक क्षण में अत्यंत तीव्र हकी ने सभी दिशाओं में विस्फोट किया और पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आसमान काले बादलों से काला हो गया और समुद्र में उथल पुथल मच गई। आकाश से बिजली की अनंत सुनहरी किरणें गिर रही थी, मानो वे अपने राजा का स्वागत कर रही हों। किसी भी व्यक्ति को होश नहीं खोना पड़ा, क्योंकि ब्लेज ने किसी को निशाना नहीं बनाया था। वो तो केवल अपनी ताकत दिखाना चाहता था। फिर भी इसने सभी को अंदर तक आतंकित कर दिया। हालांकि वे निशाना नहीं थे, लेकिन उनमें से हर कोई किसी तरह की अदृश्य शक्ति से दबा हुआ महसूस कर रहा था। उनमें से कोई भी अपना सिर नहीं उठा सकता था। वे सुस्ती की स्थिति में चले जाते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क कोई काम करने या प्रतिक्रिया करने से इनकार कर देता है। वे ऐसे स्थिर खड़े रहते हैं मानो वे जम गए हों। केवल एडमिरल स्तर से ऊपर की ताकत वाले मजबूत लोग ही दमन का विरोध कर सकते थे, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें निशाना नहीं बनाया गया था। ये विजेता की हकी, गैर्प और अन्य शक्तिशाली लोग हकी के प्रभाव से जल्दी ही उबर गए। अपनी ताकत के बावजूद इस तरह की हकी भगवान की तरह है, जिसका विरोध करने का कोई मौका नहीं है। अध्याय 248, फ्लीट एडमिरल ब्लेज 1, रेड फोर्स, रेड हेयर समुद्री डाकू जहाज। ये हकी। शैंक्स ने दूर आसमान से बरसती सुनहरी बिजली की चमक को देखा। यह बहुत शक्तिशाली है। दूर से भी मैं दमन को महसूस कर सकता था। बेकमैन ने आंखें मूंदते हुए टिप्पणी की। ब्लेज जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ताकतवर है। इस विजेता की हकी कैप्टन रोजर की हकी से ज्यादा ताकतवर है। मैं उससे लड़ना चाहूंगा, लेकिन अभी समय नहीं है। शैंक्स हंसा। ब्लेज की दबंग हकी ने सभी को चुप करा दिया। कुछ सेकंड के बाद उसके विजेता की हकी गायब हो गई, जबकि दर्शकों के चेहरे पर भय और भय का भाव था। मदारा, चलो इसे यही रोकते हैं। आज का युद्ध समाप्त हो चुका है। हम काफी हताहत हो चुके हैं। ब्लेज ने चारों ओर देखते हुए कहा। जैसे ही उसकी निगाहें इधर उधर घूमी, सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया। हालांकि उनमें से कुछ जो विश्व सरकार के कट्टर अनुयायी हैं, के पास अपनी राय है, लेकिन वे इसे मुखर करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें अंदेशा था कि अगर उन्होंने अपनी बात कहने की हिम्मत की तो वो आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार डालेगा। मैं तुम्हें पुनः चुनौती दूंगा, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें हरा दूंगा। अच्छा मदारा, तुम मरीन में क्यों नहीं शामिल हो जाते? इस तरह तुम जब चाहो मुझे चुनौती दे सकते हो। मरीन को तुम्हारी क्षमता वाले व्यक्ति की जरूरत है। ब्लेज ने एक प्रस्ताव पेश किया, जैसे कि उसने लड़ाई को खत्म कर दिया हो।
बस उसे मरीन में शामिल करने के लिए। ब्लेज ईसान उस राक्षस को मरीन में क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? नहीं, ये एक अच्छा विचार है। वो निश्चित रूप से एक वांछित व्यक्ति है, लेकिन वो समुद्री डाकू नहीं है। अगर वो मरीन में शामिल हो जाए तो हम योको को भी मार गिरा सकते हैं। मरीन अधिकारियों ने आपस में चर्चा की। कोई जरूरत नहीं, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति होने का आदी हूं, मदारा बोला और बॉडी फ्लिकर तकनीक का उपयोग करते हुए उस स्थान से गायब हो गया। जैसे ही मदारा वहां से चला गया, व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू भी तेजी से पीछे हट गए। घटनास्थल पर केवल मरीन और समुद्री सरदार ही बचे थे। उस समय सेनगोकू आगे आया और डेन डेन मुशी के माध्यम से बोला, जो मरीन युद्धपोतों में उसकी आवाज को गूंजा, मैं अभी से मरीन के फ्लीट एडमिरल के रूप में अपने पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं सेनगोकू के भाषण खत्म करने से पहले ही ब्लेज ने बोलना जारी रखा। सेंगोकुसान के बाद मैं उनकी जगह ले लूंगा। अगर किसी के पास कोई राय है तो वो अभी बता सकता है, और अगर आप में से कोई भी मेरी कमान के अधीन रहना पसंद नहीं करता है तो आप मरीन छोड़ सकते हैं। कल के बाद मुझे अवज्ञा का कोई मामला नहीं सुनना चाहिए। ये कहते हुए ब्लेज ने तीनों एडमिरल्स की ओर संकुचित आंखों से देखा। किजारू और कुजान ने अपने कंधे उचका दिए, जैसे कि उनकी कोई राय ही न हो। इस बीच साकाजुकी ने अपनी मुट्ठी भींच ली, जिससे मैग्मा निकलने लगा। सकाजुकी, तुम जानते हो कि इस दुनिया में ताकत ही सर्वोच्च है। यदि तुम फ्लीट एडमिरल बनना चाहते हो तो तुम मुझे हराकर ऐसा कर सकते हो। यह सुनकर साकाजुकी की मुट्ठी से खून टपकने लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद वो मुड़ा और अपनी आस्तीन झटक कर चला गया। उसका मरीन कोट कुछ देर हवा में तैरता रहा और फिर आग की लपटों में जल उठा। जैसे ही साकाजुकी सबकी नजरों से ओझल हुआ, उसका मरीन कोट अंततः जलकर राख हो गया और हवा में उड़ गया। उसका जवाब इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। इसने सभी को चर्चा में डाल दिया। यह मरीन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अकैनू को एडमिरल्स में सबसे मजबूत माना जाता है। कुछ मरीन जो अकैनू की तरह पूर्ण न्याय का पालन करते हैं और विश्व सरकार के अनुयायी हैं, उन्होंने साहस जुटाया और अकैनू की दिशा में चल पड़े। सेनगोकू ने यह दृश्य देखा और अपना सिर हिलाया। उसे उम्मीद थी कि कुछ लोग ब्लेज को अपना पद स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे सीधे चले जाएंगे। अभी के लिए हम घायलों का इलाज करेंगे। हम अपने बुनियादी ऑपरेशन को G1 शाखा में स्थानांतरित कर देंगे। जाने वाले लोगों की परवाह किए बिना ब्लेज ने दूसरों को आदेश दिया। अधिकार कक्ष, पैंजिया कैसल। फाइवर एल्डर्स ने युद्ध को शुरू से अंत तक देखा, जिसका प्रसारण डेन डेन मुशी द्वारा किया गया। ये अप्रत्याशित दिशा में चला गया। इसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें मरीन की किसी तरह की रुकावट या संभावित विफलता की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मदारा के अचानक आने से उनकी योजना ध्वस्त हो गई, और इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, ब्लेज ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। परेशानी वाली बात, संत मार्कस मार्स बोले, उनके व्यक्तित्व और हकी को देखते हुए यह समय की बात है कि वे अपना लक्ष्य हम पर केंद्रित करें। उनका लक्ष्य हमेशा विश्व सरकार है। संत जयगर्सिया सैटर्न ने कहा, हमें उसे तब मार देना चाहिए था जब हमारे पास मौका था, लेकिन हम चूक गए। अब वो इतना बड़ा हो गया है कि हम उसे बलपूर्वक नहीं मार सकते। संत शेफर्ड जू पीटर ने अपने विचार व्यक्त किए। हालांकि उसने मरीन को अपने नियंत्रण में ले लिया है, लेकिन वो एक बच्चे से ज्यादा कुछ नहीं है जिसके हाथ में बंदूक है। हमारे समर्थन और धन के बिना मरीन एक महीने भी नहीं टिक पाएगा। संत टॉपमैन वारकरी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। चीख! तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक सुंदर आकृति अंदर आई। बुजुर्गों, क्या इमुसामा ने आपको सिंहासन कक्ष में आने के लिए आमंत्रित किया है? सिंहासन कक्ष की ओर तेजी से जाने से पहले वे पांचों एक दूसरे को देखने लगे। वो गुप्त कमरा जहां खाली सिंहासन है। इमू खाली सिंहासन पर बैठा था, जो एक बहुत ऊंचा, अलंकृत लाल और सोने का सिंहासन था, जिस पर विश्व सरकार का प्रतीक अंकित था, मानो वो सिंहासन इमू के लिए ही बनाया गया हो। इमुसामा 5 बड़े ग्रह एक घुटने पर झुक गए, आदेश प्राप्त करने के लिए तैयार। क्या हो रहा है? इमू ने पूछा। उसकी आवाज और लहजा तीखी थी। उसने ब्लेज के बारे में सुना था, लेकिन उसे दिल पर नहीं लिया, क्योंकि सिर्फ डॉडी उपनाम वाले लोगों को ही उसका ध्यान चाहिए होता है। ये हमारी लापरवाही है, इमुसामा। हम उससे निपटेंगे। 5 बुजुर्गों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नहीं, मैंने उसे लड़ते हुए देखा है। वो बहुत ताकतवर है। अब समय आ गया है कि हम वेगापंक द्वारा विकसित की जा रही मदर फ्लेम का परीक्षण करें। इमू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। इमुसामा, इतने छोटे मामले में आपके हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। हम खुद ही उसका ख्याल रखेंगे। मां की लौ अभी भी विकास के चरण में है। इसे विकसित होने में समय लगता है। संत जयगर्सिया सैटर्न ने कहा, वेगापंक से कहो कि इसे तेजी से विकसित करें। हाँ, अध्याय 249, फ्लीट एडमिरल ब्लेज -2। अगले दिन, जैसे ही विश्व सरकार ने सोचा कि ब्लेज को पूरे मरीन को
अपने नियंत्रण में लाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। उसने अप्रत्याशित कार्यों से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। ब्लेज ने जिन लोगों को तैयार किया और मरीन में भर्ती किया, उन्होंने शीघ्र ही चारों समुद्रों और ग्रैंड लाइन के प्रथम आधे भाग में फैले मरीन ठिकानों पर नियंत्रण कर लिया। शेष 1000 सैनिक मरीन में शामिल हो गए और नई दुनिया में प्रवेश कर गए। फ्लीट एडमिरल के रूप में उनके साथ उन्होंने अपनी स्थिति को स्थिर किया और सुनिश्चित किया कि मरीन पहले की तरह काम करते रहें। बेशक मरीन में विश्व सरकार के कई अनुयायी या एजेंट हैं, वे बाद में उसे परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं था। एक शाखा बेस के आसपास समुद्री जहाजों का एक बेड़ा खड़ा था और बहुत सारे मरीन भारी सामान लेकर इधर उधर भाग रहे थे। युद्ध की समाप्ति के बाद मुख्यालय को यहां स्थानांतरित कर दिया गया। एक विशाल कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी महत्वपूर्ण लोगों ने भाग लिया। एडमिरल, वाइस एडमिरल, बुद्धिमान अधिकारी, गैर्प, सेंगोकू जैसे सेवानिवृत्त लोग और कुछ रियर एडमिरल। ब्लेज ने मरीन के फ्लीट एडमिरल के रूप में बैठक में भाग लिया। ब्लेसान, न्यू वर्ल्ड में कुछ हंगामा हो रहा है। ये मॉर्गन्स द्वारा प्रसारित समाचारों के कारण है। ये कहते हुए ब्रैन्यू ने अखबार को मेज पर पटक दिया। मरीन युद्ध हार गए। एस को बचा लिया गया। व्हाइटबर्ड को कोई चोट नहीं आई। एक अकेले आदमी ने पूरी मरीन को नष्ट कर दिया। स्कारलेट डेमन की गुप्त शक्ति मदारा, क्या उसे 5वां सम्राट घोषित किया जाएगा? मरीन हीरो गैर्प और सेंगोकू ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। मरीन के नए फ्लीट एडमिरल, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति ब्लेज। मरीन ने अपना एक स्तंभ खो दिया। एडमिरल अकैनू उर्फ साकाजुकी ने ब्लेज की कमान में रहने के बजाय अपने कुछ अधीनस्थों के साथ मरीन को छोड़ दिया। उनका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है। अखबार पलटते हुए ब्लेज ने शीर्षक और रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु पढ़े। 1 मिनट बाद उसने उसे एक तरफ फेंक दिया। इसकी चिंता मत करो, जल्द ही साकाजुकी की जगह कोई नया एडमिरल ले लेगा। बाकी बातों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मीटिंग शुरू करते हैं। उसने पहले ही रेजिस और क्वीना को फुजितोरा के निशान खोजने के लिए भेज दिया है। उसके द्वारा फुजितोरा का विवरण दिए जाने के बाद उन्हें उसे खोजने और मरीन में भर्ती करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ब्लेज ने कहा, पहले मैं कुछ स्पष्ट कर दूं, आज के बाद हम विश्व सरकार के अधीन नहीं रहेंगे। हम सिर्फ मरीन हैं। इस पद पर पहुंचने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। इसका कारण यही है। मरीन के तौर पर आपने निश्चित रूप से देखा होगा कि विश्व सरकार या आकाशीय ड्रैगन वर्षों से क्या कर रहे हैं। विश्व के नेता के तौर पर वे जो करते हैं वो न्याय है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सही है या गलत। कमजोर को मजबूत से बचाना ये मेरा न्याय है और ये हमारा कर्तव्य है। आपका क्या है? इसे खोजें, इसके लिए लड़े और इसे पूरे दिल से निभाएं। मेरे आदेश में इसे कोई नहीं रोक सकता। आप अपने दिल की सुनने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके शब्दों ने हर मरीन अधिकारी के मन में कुछ कड़वी यादें जगा दी। उच्च पदस्थ मरीन के रूप में उन्होंने विश्व सरकार द्वारा किए गए क्रूर कार्यों को देखा है, लेकिन वे शीर्ष स्तर के निर्देशानुसार इस ओर केवल आंखें मूंद सकते हैं। सच कहूं तो विश्व सरकार और मेरे बीच कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी है, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध को पूरा करने के लिए मरीन की शक्ति का उपयोग नहीं करूंगा। अगर मैं विश्व सरकार से भी लड़ूं तो भी मैं किसी भी नौसैनिक को अपने पीछे खड़े होने के लिए नहीं कहूंगा। मैं अकेले ही उन पर हावी होने के लिए काफी मजबूत हूं। उसके दबंग शब्दों और उसकी ताकत ने मरीन्स को पूरी तरह से जीत लिया। आज के बाद वे बिना किसी आपत्ति के उसके आदेशों का पालन करेंगे। हम कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। अपना कर्तव्य वैसे ही निभाओ जैसे हमेशा करते आए हो। बाकी चीजें मैं संभालूंगा। अभी के लिए आराम से रहो और घायलों को उचित उपचार मिलने दो। सेनगोकू ने अपने बगल में खड़े गैर्प से फुसफुसाकर कहा। वो अच्छा कर रहा है। उसके शब्दों ने मरीन की आत्मा को पूरी तरह से जगा दिया है। उसमें एक नेता की आभा है। गार्प ने हंसते हुए कहा, वाह, मैंने तुमसे कहा था। अब समय आ गया है कि हम युवाओं को मंच पर आने दें। ब्लेज मजबूत है। उसके नेतृत्व में मैं एक ऐसा भविष्य देख रहा हूं जो हम नहीं बना सकते। उस समय सुरु ने टिप्पणी की, विश्व सरकार चुपचाप बैठी नहीं रहेगी। मत भूलो कि वे दुनिया के संप्रभु हैं। उनके समर्थन के बिना मरीन पैसे और आपूर्ति के बिना लंबे समय तक नहीं टिक सकते। देखते हैं वो इससे कैसे निपटते हैं। व्हाइटबर्ड समुद्री डाकू। व्हाइटबर्ड समुद्री लुटेरों ने युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सैकड़ों भाइयों का अंतिम संस्कार कर दिया है। कई लोगों के चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी, जबकि कुछ के हाथ या पैर भी कट गए थे। उन्हें देखते हुए एस अचानक घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दो सभी को। मेरी वजह से हमने अपने कई भाइयों को खो दिया, जबकि आप में से कई घायल हो गए हैं। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे और उसका चेहरा अपराध बोध से भरा हुआ था। वो अपने पिता या भाइयों का सामना करने में असमर्थ था। तुम क्या कह रहे हो एस? मुझे पता है कि अगर हम पकड़े जाते तो तुम भी यही करते। हाँ, इतना दोषी मत बनो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। उठो एस। व्हाइटबर्ड ने इशारा किया और हंसा। गुरारा, मैं इस जहाज पर मौजूद सभी लोगों को अपना बेटा मानता हूं। मैं किसी और के लिए भी यही करता। परिवार मेरा विश्वास है। अगर कोई इसे छूता है तो मैं अपनी पूरी ताकत से उनसे लड़ूंगा। भले ही मैं इस प्रक्रिया में मर जाऊं, मुझे इसका अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा विश्वास है। मैं इसे धोखा नहीं दे सकता।
व्हाइट बर्ड के शब्दों के बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। फिर भी अपने भाइयों की मौत का गम उन्हें चुपचाप सहना पड़ा। एस ओल्ड मैन व्हाइट बर्ड, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मेरा दल मेरा इंतजार कर रहा है। युद्ध के बाद मैंने देखा कि मैं कितना कमजोर था, इसलिए मैं अपना रोमांच जारी रखने से पहले थोड़ा आराम करने जा रहा हूं। फिर मैं समुद्री डाकुओं का राजा बन जाऊंगा। एस अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम दुश्मन हो जाएंगे। लफी ने उसे लेने आए थाउजेंड सनी पर कूदने से पहले अपने दांत दिखाए। तुम बेवकूफ हो, अपना ख्याल रखना। एस ने अपना हाथ हिलाया और लफी को अलविदा कहा। तुम्हारा भाई अच्छा है एस, उसमें हिम्मत है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम भी इसे गंभीरता से लो। व्हाइट बर्ड बोला, मेरा समय सीमित है। यदि आप नहीं चाहते कि व्हाइट बर्ड समुद्री डाकू बिखर जाएं, तो ये आपके हाथ में है। हाँ ओया जी। एस ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में ऊर्जा की एक शाही बैंगनी लकीर चमक उठी, विजेता की हकी का संकेत। अध्याय 250 विश्व में दहशत। अस्थायी फ्लीट एडमिरल के कार्यालय में पहुंचकर ब्लेज अपनी सीट पर बैठ गया और अपने रिवॉर्ड देखने के लिए सिस्टम पैनल खोला। कल उसके पास रिवॉर्ड देखने का समय नहीं था। उपलब्धि पूर्ण, मरीन के फ्लीट एडमिरल बने। पुरस्कार +5.0 निःशुल्क विशेषताएं +1 लकी ड्रा। नाम ब्लेज हंट। व्यवसाय मरीन। संविधान 100 आधा भगवान। शैतान फल 79.9। हकी 100। मुक्त विशेषता बिंदु 11.1 16.1। 16.1 फीट फ्री एट्रीब्यूट बिंदु को देखते हुए उन्होंने अपने डेविल फ्रूट एट्रीब्यूट को बेहतर बनाने के लिए उनका उपयोग करने में संकोच नहीं किया। डेविल फ्रूट 79.9 96.0। जैसे ही उसके गुण बेहतर हुए, उसे अपने शरीर में बहुत ज्यादा ताकत और कुछ बदलाव महसूस हुए। अपनी मुट्ठी बंद करके उसने महसूस किया कि शक्ति उसके शरीर में दौड़ रही है। उसे लगता है एक विचार से वह 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जला सकता है। उसने मरीन मुख्यालय में अपनी शक्ति का परीक्षण करने की हिम्मत नहीं की। उसे अपने शैतानी फल गुण को अधिकतम करने के लिए बस 4.0 फीट अंक और चाहिए। फिर भी अपनी मौजूदा ताकत के साथ वो निश्चित रूप से विश्व सरकार को सत्ता की सीट से हटा देगा। योजना को क्रियान्वित करने का समय आ गया है, ब्लेज ने सोचा और अपना ध्यान लकी ड्रा पर केंद्रित कर दिया। पिछली बार उसे कैरेक्टर समन कार्ड मिला था और उसने मदारा को बुलाया था। देखते हैं इस बार मुझे क्या मिलता है। सिस्टम लकी ड्रा शुरू करो, ब्लेज ने मन ही मन सोचा। सिस्टम पैनल 1 सेकंड के लिए खाली हो गया। फिर 8 पुरस्कारों वाला एक भाग्यशाली रूलेट व्हील प्रदर्शित हुआ, पिछली बार की तरह कुछ बदलावों के साथ। पॉइंटर घूमने लगा। 1 कैरेक्टर समन कार्ड, 2 विश्व यात्रा कार्ड, 3 रिनेगन, 4 जुजुत्सु लिमिटलेस इन्फिनिटी, 5 जन-पाकुटो क्षमता को अनुकूलित किया जा सकता है, 6 पेप्सी 300 मिलीलीटर 6 का पैक, 7 सीमा तोड़ने वाली काया साइतामा जैसी, 8 कोई इनाम नहीं। ब्लेज ने पुरस्कारों पर नजर डाली और कुछ बदलाव देखे, लेकिन उनमें से अधिकांश अच्छे थे। कुछ सेकंड के बाद पॉइंटर ने धीमी गति से एक एक करके पुरस्कार पास करना शुरू कर दिया। अंत में पॉइंटर जुजुत्सु लिमिटलेस इन्फिनिटी पर रुक गया। अनंतता वस्तुतः रुकने की शक्ति है, और जो भी चीज अनंत तक पहुंचती है वो धीमी हो जाती है और उपयोगकर्ता तक कभी नहीं पहुंचती। यद्यपि उन्हें लिमिटलेस इन्फिनिटी कौशल प्राप्त हो गया था, लेकिन ब्लेज बहुत उत्साहित नहीं थे, क्योंकि इससे उन्हें सीमित मदद मिल सकती थी, क्योंकि उनकी ताकत उस स्तर से आगे निकल गई थी। उसकी शैतान फल क्षमता स्वयं एक निश्चित सीमा तक कौशल की नकल कर सकती है। शिखर सम्मेलन युद्ध के कुछ दिनों बाद लंबे समय तक दुनिया 3 महान शक्तियों योनको, शिचिबुकाई और मरीन के सावधानी पूर्वक संतुलन द्वारा नियंत्रित थी। इस तरह के संतुलन ने दुनिया को अराजकता से बचाए रखा, लेकिन अब मरीन के सबसे बड़े लड़ाकू बलों में से एक एडमिरल अकैनु ने मरीन छोड़ दिया है। इस बीच सेंगोकू और मरीन हीरो ने भी पद से इस्तीफा दे दिया है। उचिहा मदारा लाल दानव एक गंभीर असंतुलन कहीं से भी उभरा। अपनी दबंग ताकत के साथ उसने अकेले ही मरीन की शीर्ष सेनाओं को नष्ट कर दिया। न्यूज़ द्वारा दी गई खबर पढ़ने के बाद पूरी दुनिया कुछ दिनों तक अफरातफरी में रही। चूंकि मरीन एस को मारने में विफल रहे, इसका मतलब है कि वे युद्ध हार गए और उनकी ताकत सबसे कमजोर है। मानो शार्क को खून की गंध आ गई हो। इस खबर ने अनगिनत समुद्री लुटेरों को ग्रैंड लाइन में प्रवेश करने और मरीन्स के अधिकार को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। दुनिया में अचानक आए इस बदलाव को लेकर ब्लेज ज्यादा चिंतित नहीं थे। मरीन्स बिना किसी चिंता के इसे संभाल सकते हैं, लेकिन दुनिया भर के राज्य और छोटे द्वीप शासक मरीन द्वारा भेजी गई नवीनतम घोषणा को पाकर कांप उठे। संदेश मिलने के बाद उनमें से कई लोगों ने सोचा कि ब्लेज पागल और मूर्ख है। अब से हर द्वीप और राज्य को मरीन को सुरक्षा शुल्क के रूप में कुछ भुगतान करना होगा। ऐसा करने से वे विश्व सरकार को कोई भी स्वर्गीय श्रद्धांजलि देना बंद कर सकते हैं।
मरीन उन्हें विश्व सरकार सहित सभी खतरों से बचाएंगे। भले ही कुछ गरीब देश शुल्क का भुगतान न कर सकें, फिर भी उन्हें सुरक्षा मिल सकती है। एकमात्र शर्त यह है कि उन्हें भारी श्रद्धांजलि देना बंद करना होगा। विश्व सरकार को सीधी चुनौती, और इसका एक ही नतीजा था। विश्व सरकार अपनी ताकत से मरीन की धृष्टता को खत्म कर देगी, या फिर उसे उखाड़ फेंका जाएगा। किसी भी तरह से इसका परिणाम यह होगा कि विश्व अराजकता की ओर बढ़ेगा। वो पागल है, लेकिन वो ताकतवर है। अगर वो किसी तरह इस बदलाव को सफलतापूर्वक लागू कर दे, तो हमारा देश आने वाले सालों में खूब तरक्की कर सकता है। एक गरीब राज्य के राजा ने अपने दिल में सोचा, चूंकि विश्व सरकार ने अभी तक उससे छुटकारा नहीं पाया है, इसका मतलब है कि वो काफी मजबूत है। क्या मरीन का साथ देना और विश्व सरकार का विरोध करना बुद्धिमानी है? एक और ने सोचा। विकल्पों के बीच फंसे हर द्वीप के शासकों ने ध्यान से सोचा, लेकिन विश्व सरकार की शक्ति को जानने वाले लोगों ने ब्लेज के आदेश का तिरस्कार किया। जल्द ही विश्व सरकार और रेड लाइन के ऊपर के विश्व कुलीनों को यह खबर मिल गई। इससे वे क्रोधित हो गए। मरीन कुछ और नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए उठाए गए एक प्रहरी है, लेकिन अब ये उन पर अपने दांत दिखा रहा है। ब्लेज का कदम सीधे उनका विरोध करने के बराबर है। पांचों बुजुर्गों ने तुरंत एक बैठक बुलाई। इसमें कमांडर इन चीफ कोंग, गॉड्स नाइट्स और CP0 के प्रमुख कर्मचारी शामिल हुए। जैसा कि हमने सोचा था, उसका लक्ष्य विश्व सरकार है, एल्डर जयगर्सिया सैटर्न ने कहा। हमें उसे उसी समय मार देना चाहिए था जब वह दोबारा दिखा था, लेकिन वो पहले से अधिक शक्तिशाली होकर लौटा, और थोड़ी सी हिचकिचाहट के कारण हम मौका चूक गए। संत मार्कस मार्स ने अपने विचार व्यक्त किए। उसका सामना करना 2 या 3 व्हाइटबर्ड से लड़ने के बराबर है। अभी भी हम उसकी ताकत की सीमा नहीं जानते हैं। समुराईधारी संत बोला। पिछली बार जब उनका सामना ब्लेज से हुआ था, तो वो बुरी तरह पिट गया था। अगर संभव हो तो वो ब्लेज से दोबारा लड़ना नहीं चाहता। तुम्हारा क्या विचार है, गार्लिंग? संत टॉपमैन वारकरी ने पूछा। यह आसान है, उसे खत्म कर दो, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो। यह व्यर्थ है। वो कुछ नहीं बल्कि एक चींटी है जो हाथी को हिलाने की कोशिश कर रही है। संत फिगारलिन गार्लिंग ने भाव शून्य स्वर में कहा। उसे कम मत आको, सेंट गार्लिंग। अगर तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। कोंग ने कहा। वो ब्लेज को कुछ हद तक जानता था। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक शक्तिशाली सेना इकट्ठा करो और सुनिश्चित करो कि वो बच न पाए। संत जयगर्सिया सैटर्न ने अपने चलने वाले क्रेन को कसते हुए कहा।